आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशंस के बारे में। ठीक है, वैसे तो प्रीपोजिशंस कई टाइप के होते हैं और प्रीपोजिशन एक काफ़ी लंबा और कह सकते हैं कि लार्ज चैप्टर है इंग्लिश का डिटेल्स में जानने के लिए। बट एज वी नो दैट द सेम टॉपिक इज स्टडीड इन वेरियस स्टैंडर्ड्स इन वेरियस क्लासेज। आई मीन टू से कि एक ही टॉपिक जो होता है कई स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए टेंस आप स्टैंडर्ड 4 में भी पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड 10 में भी पढ़ते हैं, 7 में भी पढ़ते हैं, 12 में भी पढ़ते हैं। ठीक है, सेंटेंस आप 10 में भी पढ़ते हैं, 5 में भी पढ़ते हैं, 7 में भी पढ़ते हैं। मतलब सारे क्लास में प्रीपोजिशन हो, एडजेक्टिव्स हो, नाउन हो, जो भी बेसिक टॉपिक है इंग्लिश का वो हर एक स्टैंडर्ड में हम लोग टॉपिक हमारा सेम रहता है, केवल लेवल चेंज होता है ना। तो वैसे ही प्रीपोजिशन भी जो है हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से आप स्टैंडर्ड 1-2 से भी पढ़ते हैं और 11-12 इवन ग्रेजुएशन और कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक इसके पढ़ाई होती है या कहें इसके क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो केवल स्टैंडर्ड चेंज होता है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रीपोजिशंस को बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं और बेसिक से लेकर टिल स्टैंडर्ड, ठीक है, एकदम हाई स्टैंडर्ड तक, यानी कि कह सकते हैं बेसिक टू एडवांस तक पढ़ने वाले हैं। दूसरा चीज़ क्या है दैट आई विल हैव टू बी बाइलिंगुअल, मुझे बाइलिंगुअल होना होगा। मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बताते चलूँगा ताकि लैंग्वेज का इशू किसी भी बच्चे के साथ ना रहे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो या फिर हिंदी मीडियम के हो। ओके, सो गाइज लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। द सेकेंड थिंग इज दैट द कंप्लीट प्रीपोजिशन कैन नॉट बी कवर्ड इन द सिंगल क्लास, सो देयर विल बी द सीरीज ऑफ दिस चैप्टर और दिस लेक्चर, है ना। कहने का मतलब ये कि पूरा प्रीपोजिशन एक ही वीडियो में तो कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए इसके कई एक सीरीज आएंगे, कई एक तो नहीं, मतलब 3-4 सीरीज में, मैक्सिमम 3 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशन क्या होता है उसको जानते हैं और इसके कुछ टाइप्स जो बेसिक टाइप्स है उसको जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज के क्लास में कितना हम लोग पढ़ पाते हैं। चलिए, तो जैसा आपके स्क्रीन पे आपके सामने में है, देखिए प्रीपोजिशन इफ वी थिंक ऑफ डेफिनेशन की अगर बात करें, वेरी सिंपली यू कैन से द वर्ड विच डिस्क्राइब्स। ठीक है, देखो इंग्लिश का कोई भी चीज़ जो है ना, वर्ड्स पे अगर आप एम्फेसिस करेंगे तो डेफिनेशन सारा सब कुछ इजी हो जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्री और पोजीशन 2 वर्ड है ना। प्री और पोजीशन 2 वर्ड यहाँ पे है। अगर इसकी मैं बात करूँ प्री और पोजीशन दोनों वर्ड की, ठीक है, तो मैं आपको बता पाऊँगा कि प्री का मीनिंग आप सबको पता है और पोजीशन का मीनिंग भी पता है। ठीक है, प्री मीन्स क्या होता है, पहले। प्री मीन्स पहले। जस्ट अ मिनट वेट, कलर चेंज कर लूँ मैं। हाँ, तो देखो 2 वर्ड है यहाँ पे, क्या क्या है, एक है प्री और दूसरा है आपका पोजीशन। एंड यू आर ऑल अवेयर विथ दिस 2 वर्ड्स। इस दोनों वर्ड का मीनिंग आपको पता है। मतलब वैसा वर्ड जो किसी वर्ड के पहले लगकर, प्री मतलब क्या होता है, पहले, किसी वर्ड के पहले लगकर उसके पोजीशन को बताता है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से आप क्लियर इसको कर पाएंगे। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल आई राइट द कैट इज ऑन द टेबल। द कैट इज ऑन द टेबल। अब देखो इसमें प्रीपोजिशन आपको कौन सा दिख रहा है, तो ये वर्ड जो है प्रीपोजिशन क्यों कह रहे हैं कि ये बता रहा है किसके, ऑन द टेबल। ठीक है, टेबल पर। ऑन का मीनिंग क्या होता है, पर। अब देखो ये पर आपको सोचना है, ये पर कैट के लिए यूज हो रहा है या टेबल के लिए यूज हो रहा है। आप क्या बोलेंगे, कैट पर या टेबल पर। तो हम लोग ऑब्वियसली सेंटेंस का मीनिंग क्या है, द कैट इज ऑन द टेबल, बिल्ली टेबल पर है। तो पर जो वर्ड यूज कर रहे हैं किसके लिए यूज कर रहे हैं, टेबल के लिए। तो पर जो वर्ड है यानी कि ऑन जो है अपने बाद वाले वर्ड के लिए यूज हो रहा है, यानी जिसके पहले लगा है उसके लिए यूज होता है। तो पहले लगा यानी कि प्री, और इसके पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, इसलिए इसको प्रीपोजिशन कहते हैं हम लोग। क्लियर है। चलिए अब देखो इसी को अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं, थोड़ा सा अगर चेंज कर दूं, द टेबल इज ऑन द कैट। अब देखो मीनिंग चेंज हो गया, द टेबल इज ऑन द कैट। अब क्या है कि बिल्ली नीचे है, टेबल ऊपर है।
ठीक है, और वो भी सीधा नहीं, उल्टा टेबल होगा तब ऐसा लिखा जाएगा। ये सब प्रीपोजिशन का ही खेल है। अब ऑन जो है ये पर, ये हमेशा अपने आगे वाले वर्ड को, ऑब्जेक्ट को मीन करेगा ये, ठीक है, यानी कैट पर हो जाएगा, टेबल है, ठीक है। तो हमेशा प्रीपोजिशन जब भी जहाँ भी यूज होगा तो उस प्रीपोजिशन का जो भी हिंदी मीनिंग आ रहा होता है, जो भी मीनिंग आ रहा होता है वो क्या होता है, अपने आगे वाले जो वर्ड होता है उसके लिए होता है, ठीक है। ओके, समझ गए होंगे आप प्रीपोजिशन। दैट इज व्हाई द डेफिनेशन इज गिवन, द वर्ड विच डिस्क्राइब्स द पोजिशन बिटवीन टू थिंग्स इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, ठीक है। तो दो थिंग्स के बीच के पोजीशन को क्लियर करता है एक्चुअली में। जैसे यहाँ पे कैट और टेबल दो चीज़ हमारे पास है, तो कैट और टेबल का एक दूसरे से पोजीशन क्या है, क्या बिल्ली टेबल पर है या टेबल बिल्ली पर है, इसको जो चीज़ क्लियर आउट करेगा उस वर्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। क्लियर है? सो वेरी सिंपली वी कैन से दैट द वर्ड विच टेल्स अस अबाउट द टू थिंग्स हाउ दे आर पोजिशनड और से सेटल्ड। ओके, नाउ अब हम लोग जानते हैं इसके प्रीपोजिशन के टाइप्स को जानते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू गो थ्रू द टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। सो हियर इज द टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। द वेरी फर्स्ट वन इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, सेकेंड है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, थर्ड हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, फोर्थ हो गया प्रीपोजिशन ऑफ मैनर और इंस्ट्रूमेंट, और 5 हो गया आपका प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। अब देखिए, वैसे तो कई एक टाइप हम लोग इसको बना सकते हैं, बट बेसिक जो हमारे यूज का वो इतना ही होगा। इसी को आप इनलार्ज भी हम लोग कर सकते हैं, या एक्सपैंड भी कर सकते हैं, एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, बट इतना में हमारा सारा कुछ कवर हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। अब देखो यहाँ पे फिर ये जो वर्ड से यही डिस्क्राइब कर दे रहा है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया, वैसा प्रीपोजिशन जो टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। प्लेस मतलब जो प्लेस को यूज करने के लिए डिस्क्राइब करें। डायरेक्शन को बताएगा। मैनर मतलब व्हाट, कि हाउ, कैसे रिलेटेड है। और कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट, मतलब किसी चीज़ को जब हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेन से अगर हम लोग लिखते हैं तो कैसे या किस चीज़ से लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हमें प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। हम इन लिखे, बाय लिखे, विथ लिखे, क्या लिखे, ये सोचना होता है। ये डिस्क्राइब करता है क्या, प्रीपोजिशन ही बताता है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। मैनर मीन्स किस तरीके से, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कैसे गए हैं, ट्रक से गए हैं, कार से गए हैं, बाइक से गए हैं, तो बाय द कार, इन द कार, थ्रू द कार, क्या होगा, तो ये मैनर है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। साथ ही इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं कि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, पेन है जिससे आप लिख रहे हैं, कार है जिससे आप जा रहे हैं, बाइक है जिससे आप जा रहे हैं, ये क्या आपका इंस्ट्रूमेंट होता है। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, इस तरह के प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन ऑफ मैनर और इंस्ट्रूमेंट। फिर प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, जब मूवमेंट में कोई प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, जैसे द कैट जंप अपॉन द ट्रैक। अब यहाँ पे क्या मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट को बताने के लिए जिस पोजीशन का यूज करेंगे तो प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सारी चीज़ को सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केवल 2 पढ़ने जा रहे हैं, विच इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ये 2 चीज़ हम आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमारे पास क्या क्या है और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हमारे पास क्या क्या है। ओके, तो देखिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा। जैसे एट आप लिख सकते हैं, ऑन हो सकता है, बाई हो सकता है, विद इन हो सकता है, आफ्टर हो सकता है, बिफोर हो सकता है, ड्यूरिंग हो सकता है, व्हाइल हो सकता है। ये सब बेसिक जो हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास है, ठीक है। होने का तो और भी बहुत सारे होंगे, ये जस्ट एग्जांपल से जो सबसे ज़्यादा यूजफुल हैं, यूज होते हैं, और जिसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी होगा वो हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक ही प्रीपोजिशन जो है वो टाइम में भी इस्तेमाल होता है, वही प्रीपोजिशन फिर आपको प्लेस में भी यूज हो सकता है, सेम जैसे अभी जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एट, ऑन, बाय, विद इन, इसमें आप देख रहे हैं टाइम, तो आपको जैसे कि ऑन आपको प्लेस में भी दिख जाएगा, ठीक है, एट आपको प्लेस में भी दिख जाएगा। चलिए तो पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में। एट का मतलब क्या होता है, एट द एग्जैक्ट टाइमिंग, ठीक है। एग्जैक्ट टाइमिंग, जब अभी हम लोग केवल प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये सारे वर्ड्स को हम लोग यूज करेंगे किस लिए, टाइम बताने के लिए, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि एग्जैक्ट टाइम, जब आप एट का यूज किस लिए करते हैं, टू टेल द एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम जब बताना हो आपको
ऑफ एक्शन, एग्जैक्ट टाइम ऑफ एनी एक्शन, जब किसी भी, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम ऑफ एक्शन को बताना हो तो हमें जो प्रीपोजिशन यूज करना चाहिए वो क्या होता है, एट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जैसे आई विल कम एट, आई विल कम एट 8 PM, ठीक है, मतलब मैं 8 बजे आऊँगा। ऐसा कहने का मतलब कि एग्जैक्टली 8 बजे की बात की जा रही है, तो हो गया क्या, कम एट 8 PM, ठीक है। अब इसी में सपोज लगभग 8 बजे आप कर रहे हैं, आप एग्जैक्ट ना कह के आप क्या कर रहे हैं, लगभग बता रहे हैं, तो वहाँ पे फिर एट की जगह आपको क्या यूज करना चाहिए, देन यू विल हैव टू यूज व्हाट, अबाउट। देखो अब यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, अबाउट, लगभग 8 बजे। तो सेम ऐसे है, आई विल कम एट अबाउट लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कम अबाउट 8 PM। अब अबाउट लग गया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, लगभग 8 बजे। क्लियर है। तो एग्जैक्ट टाइम जब बताना हो तो एट 8 PM, और लगभग टाइम बताना हो तो अबाउट 8 PM, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट को। ओके, अब हमारा सेकंड है ऑन। ऑन के बारे में देखते हैं। लेट मी इरेज इट, अब इसे पहले इरेज कर लूँ मैं। अब देखो ऑन, ऑन को भी हम लोग यूज करते हैं एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए, बट इट विल टेल एनी डे और डेट। ये डे या डेट जब आपको एग्जैक्ट बताना होता है उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑन का। जैसे आई विल कम ऑन मंडे, ठीक है, आई विल कम ऑन मंडे, मैं मंडे को आऊँगा। ये एग्जैक्ट जब आप बता रहे हैं दिन, ठीक है। लाइक शी वेंट ऑन 18th Feb, वो 18th Feb को गई। एग्जैक्ट टाइमिंग जब हम लोग बता रहे हैं तो यहाँ पे ऑन का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास बाय। तो बाय का क्या इस्तेमाल होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसे इरेज कर लूँ मैं पहले। देखो अब बाय का मीनिंग क्या होता है, बाय कब हम लोग यूज करते हैं, तक, ठीक है। बाय का सेंस किस सेंस में यूज करते हैं, हिंदी की अगर बात करें तो तक के सेंस में यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग बोले कि 10 बजे तक, तुम्हें 10 बजे तक यह काम करना होगा, है ना, एक ऐसा सेंटेंस हो कि तुम्हें 10 बजे तक वहाँ जाना होगा, 10 बजे तक यह करना होगा, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, बाय। लाइक आई विल राइट you have to do this work by 10 o'clock, ठीक है, 10 o'clock मतलब तुम्हें 10 बजे तक यह काम करना है ना। तो बाय का मतलब हो गया तक। फिर हम लोग कह सकते हैं आई विल complete it by Monday, मैं इसे मंडे तक कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। या फिर यहीं आप कोई डेट भी दे सकते हैं, बाय 18th, मैं 18 तारीख तक ये कंप्लीट कर लूँगा, है ना। तो जब तक के सेंस में यूज करना है, मतलब उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन उतना तक तो कंफर्म है कि हो जाना है ना। तो उस सेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे, बाय एज ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विद इन। तो विद इन का मीनिंग क्या हो जाता है, विद इन का मीनिंग होता है के अंदर। अब कोई समय सीमा हम लोग देते हैं, टाइम लिमिट देते हैं कि इतना समय के अंदर काम हो जाना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, विद इन। देखो विद इन का मीनिंग क्या हो जाएगा, के अंदर। विद इन का मीनिंग हो जाता है के अंदर, मतलब इतना समय के अंदर, है ना। ये
अब ध्यान रखना विद इन के अंदर तो कह रहे ये नहीं कि टेबल के अंदर मत समझ लेना, क्लास के अंदर मत समझ लेना, के अंदर किसके लिए, फॉर टाइम, ये टाइम के लिए हम लोग बात करें कितना समय के अंदर, है ना। तो देखिए एग्जाम्पल, अगर कहें कि तुम्हें यह 5 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होगा, है ना, यू विल हैव टू कंप्लीट इट विद इन 5 आवर्स, ठीक है। अब ऐसा अगर हमने लिखा यू विल हैव टू कंप्लीट इट विद इन 5 आवर्स, यानी कि 5 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होगा, ठीक है। I can do it within 5 seconds, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मैं इसे 5 सेकंड के अंदर कर सकता हूँ। तो के अंदर टाइमिंग के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, विद इन, क्लियर है। चलिए तो अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन को, जो है हमारा क्या, आफ्टर। तो आफ्टर से आप सब लोग को परिचय होगा ही, यू ऑल नो आई थिंक अबाउट आफ्टर, आफ्टर सबको पता है। तो आफ्टर का मीनिंग क्या होता है, के बाद, है ना, आफ्टर मीन्स के बाद। हम देखो तो के बाद के सेंस में इसको कैसे यूज करते हैं हम लोग, जैसे मंडे कम्स आफ्टर संडे, मंडे कम्स आफ्टर संडे, मंडे जो है संडे के बाद आता है। अब देखो मैंने पहले ही बताया है, यहाँ जो है ये किसके लिए यूज किया जाएगा, जो इसके आगे का वर्ड है ना। तो के बाद, किसके बाद, तो संडे के बाद क्या आता है, मंडे आता है, ठीक है। लाइक माई हाउस इज आफ्टर हर हाउस, मेरा घर उसके घर के बाद है ना। तो आफ्टर के इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और बिफोर को भी जस्ट इसी सेंस में यूज करते हैं इसी तरीके से, लेकिन क्या हो जाएगा, के पहले, ठीक है। अब बिफोर का क्या हो जाएगा, के पहले। तो अब देखो इसमें टाइमिंग भी आप बता सकते हैं, अभी देखना आफ्टर जो है यहाँ पे अगर हम लोग ये बताते हैं माई हाउस इज आफ्टर हर हाउस, तो मीनिंग तो वही रहेगा, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ना होकर क्या रह जाएगा, ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो जाएगा। लेकिन जब हम टाइम बता रहे होंगे, जैसे काम करने की अगर बात हो, कहीं आने जाने की बात है, जैसे ही केम हियर आफ्टर शी वेंट। अब क्या हो गई, ये टाइमिंग की बात हो गई, ही केम हेयर आफ्टर शी वेंट, यहाँ पे आफ्टर क्या हो गया, टाइमिंग की बात हो गई, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम अभी बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से लाइक आई मे डू इट आफ्टर 12 o'clock। अब ये क्या है, आफ्टर जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये प्लेस के बारे में बता रही है कि मेरा घर जो है उसके घर के पास, तो ये प्लेस बताएगा, इसलिए मीनिंग तो ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, आफ्टर कहलाएगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। लेकिन यहाँ पे जब हम आफ्टर यूज कर रहे हैं 12 o'clock, तो टाइमिंग को बता रहा है, तो ये हो गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। इस तरह से बिफोर में भी हो जाएगा के पहले, तो बिफोर 12 o'clock आई मे डू इट बिफोर, अगर कर दे बिफोर, ठीक है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर लूँ। अब देखो इस आफ्टर को अगर हम लोग क्या करते हैं, बिफोर कर दें, तो क्या हो जाएगा, मीनिंग बस वही चेंज हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिफोर, आई मे डू इट बिफोर 12 o'clock, मैं इसे 12 बजे के पहले कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका बिफोर। ड्यूरिंग या व्हाइल, अच्छा इसे मैं पहले क्लियर कर लूँ। देखो ड्यूरिंग और व्हाइल का लगभग सेम ही मीनिंग होता है ना। ड्यूरिंग या व्हाइल मतलब होता है एक काम के दौरान, जब एक काम हो रहा है, एट द सेम टाइम अगर दूसरा काम हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूरिंग और व्हाइल का यूज करते हैं,
ठीक है। अरेंज करो ऐसे में। देखो I was playing during क्लास टाइम। ड्यूरिंग क्लास टाइम, मैं क्लास टाइम के दौरान खेल रहा था, तो आई वॉज प्लेइंग ड्यूरिंग क्लास टाइम। ठीक है। अब इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, आई वॉज प्लेइंग वाइल क्लासेस वर गोइंग ऑन। जब क्लास चल रहा था, क्लास हो रहा था, तब मैं खेल रहा था। ठीक है। तो उस स्टेज में हम लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग या व्हाइल को। क्लियर है। तो दिस इज अबाउट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो ऐसे तो और भी आपको इक्का दुक्का मिल ही जाएगा, लेकिन मेनली जो हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इस्तेमाल करते हैं वो यही सारा है ना। तो ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। और अब हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। नेक्स्ट काइंड प्रीपोजिशन का क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। चलो तो देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को हम लोग अब। ओके, जस्ट अ मिनट। तो अब हमारे पास आ गया क्या, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इसमें जो हमारे पास आ रहा है क्या क्या है, देखो इन, इनटू, ऑन, ऑनटू, अपॉन, ओवर, एबव, अंडर और बीनीथ। अब देखो इसमें भी बहुत सारा होता है, लेकिन अभी जो मेनली हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं और जो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है उसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा है। ठीक है। इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है। क्या कन्फ्यूजन होता है उसे जानिए आप। ठीक है। जैसे इन का मतलब भी मीनिंग होता है में, इनटू मतलब भी में, ऑन मतलब भी पर, ऑन टू मतलब भी पर, अपॉन मतलब भी पर, है ना। देखो इन मतलब में, इनटू मतलब में, ऑन मतलब पर, ऑन टू मतलब पर, अपॉन मतलब पर, ओवर मतलब ऊपर, ठीक है, एबव मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे। तो सेम मीनिंग है, लेकिन वर्ड हम लोग हिंदी का सेम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वर्ड्स जो हैं ये सारे प्रीपोजिशन अलग अलग कंडीशन में यूज होते हैं, है ना, और इसीलिए अक्सर कंफ्यूजिंग रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आ गया हमारे पास, सी इज द क्लासरूम। अब सोचो यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें, सी इज इन द क्लासरूम। अब पहले हिंदी तो सिंपल सा समझ, वह क्लास में है, वह अपनी कक्षा में है, ये हमें बताना है ना। तो वह क्लास में है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सी इज इन द क्लासरूम, इनटू द क्लासरूम या ऑन टू द क्लासरूम, इनसाइड द क्लासरूम, क्या हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सी इज इन द क्लासरूम। ठीक है। तो क्या अगर यहाँ पे हम लोग इनटू कह दें तो क्या होगा, तो एरर हो जाएगा। क्यों एरर हो जाएगा, क्योंकि इनटू का इस्तेमाल तब हम लोग करते हैं, देखो मीनिंग तो वही आएगा में, लेकिन ये मूवमेंट को शो करता है। इनटू क्या करता है, मूवमेंट को शो करता है। जब प्रीपोजिशन के साथ में टू लग जाता है बेसिक प्रीपोजिशन में, तो वो मूवमेंट को शो करता है। जैसे अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो जाता, सी वेंट द क्लासरूम। अब देखो, अब अगर यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखते हैं, सी वेंट इन द क्लासरूम, तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे अब हमें क्या लिखना होगा, सी वेंट इनटू द क्लासरूम। सी वेंट इनटू द क्लासरूम, क्यों, वो क्लास में गई, मतलब बाहर से आकर गई, यानी कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जब चेंज होता है, एक जगह से दूसरी जगह, और अंदर में जब जा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या यूज करते हैं, वहाँ पे इनटू का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, समझ गए इस बात को। देखो
इन मतलब जो ऑलरेडी क्लास में है, तो शी इज इनसाइड द क्लासरूम हम लोग कह सकते हैं, या फिर शी इज इन द क्लासरूम कह सकते हैं। लेकिन बाहर से जब अंदर जा रही होगी और उसे हम लोग बताएंगे, देन वी विल हैव टू यूज व्हाट, शी वेंट इनटू द क्लासरूम। इट इज अ थिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और पर्सन फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर प्लेस, देन वी यूज व्हाट, शी वेंट इनटू द क्लासरूम। मीन्स here we will have to use and we are compelled to use into in this situation. Okay, clear है? तो in और into का डिफरेंस क्लियर हो गया। she is in the classroom। अब देखो in का एक और मीनिंग होता है, when you are in something which is surrounded, मतलब आप एक ऐसे चीज में बैठे हैं या खड़े हैं या सो रहे हैं जो सराउंडेड है, मतलब कवर्ड है, तो वहां पे भी हम लोग क्या लिखते हैं, इन। जैसे अब चेयर, चेयर की अगर हम लोग बात करें तो चेयर में आप क्या लिख सकते हैं, आई विल सी सिटिंग इन द चेयर और ऑन द चेयर। क्या होगा, चेयर के कंडीशन में ऑन द चेयर हम लोग बोलेंगे या इन द चेयर बोलेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है कि चेयर का नेचर कैसा है, या चेयर का क्या है कि स्ट्रक्चर कैसा है, वो चेयर किस स्ट्रक्चर का बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है वेदर वी विल राइट इन और ऑन। देखो अब अगर हम लोग बात करें कि एक सिंपल सा चेयर मैं बना दूं, देखो इस तरीके का अगर चेयर है, इस पे अगर कोई बैठता है तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑन द चेयर, क्योंकि ये ओपन है। तो ये जो सरफेस है इस पे कोई बैठता है तो इस पर बैठ रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑन द चेयर, ठीक है। वहीं अगर इसी केस में थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा सा चेंज क्या हो जाए कि अब अगर इस चेयर में ऐसा ये आर्म्स लगा हुआ है, ठीक है, ये इधर आर्म्स लगा हुआ है और यहाँ पे ये आर्म्स लगा हुआ है। अब अगर इस चेयर पे कोई बैठता है तो ये क्या हो गया, सराउंडेड हो गया इधर इधर तीनों साइड से। देन वी विल से व्हाट, सिटिंग इन द चेयर। अगर ऐसा चेयर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिटिंग इन द चेयर। क्लियर है? इनका देखो दो तरीके से इस्तेमाल यहाँ हो गया, एक तो इन द क्लासरूम हम लोगों ने देख लिया, एक इनटू द क्लासरूम देख लिया, एक इन द चेयर ऐसे देख लिया। क्लियर है? अब अगर कार की बात करें तो कार क्या हो जाएगा, इन द कार हो जाएगा, कार में अंदर आप बंद है, इन द रूम आप अंदर में है, ठीक है। क्लियर है? चलो इनटू तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर अब है ऑन। अब देखो ऑन और ऑन टू का भी फिर वही कहानी है, यहाँ इन और इनटू दोनों का मीनिंग क्या था, में, ठीक है। ऑन और ऑन टू का मीनिंग क्या होता है, पर। लेकिन फिर वही चीज अगर स्थिर है, जैसे द कैट, हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल पढ़ा था, द कैट इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन लगेगा क्योंकि बिल्ली जो टेबल पे है। बट इफ द सेंटेंस इज लाइक द कैट जंप्ड, ठीक है, जंप्ड, तो क्या आ जाएगा, ऑन टू द टेबल, द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। क्योंकि अब देखो जैसे वहां था कि क्लास से बाहर से क्लासरूम में गई, मूवमेंट हुआ, तो इन में इंटू, इन से इंटू बन गया। वैसे ही द कैट इज ऑन द टेबल होगा जब टेबल पर बिल्ली बैठी हुई है, लेकिन यहाँ क्या जंप्ड, कहीं दूसरी जगह से वो जंप कर रही है टेबल पे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑन ना होकर के ऑन टू हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। अब इसी में एक और चीज आ सकता है, ऐसा कंडीशन, द कैट जंप्ड, और यहाँ पे डैश द रैट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ऑन टू आप नहीं कहेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे, द कैट जंप्ड अपॉन द रैट। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या था, द कैट इज ऑन द टेबल, तब हम कह रहे हैं, ठीक है, जबकि टेबल भी अस्थिर है और कैट भी अस्थिर है। मीन्स द टेबल इज इन रेस्ट एंड द कैट इज ऑल्सो इन द रेस्ट। मीन्स when both the objects are in the rest and we have to use
वन समथिंग इज ऑन द अदर थिंग देन वी यूज व्हाट ऑन। एक चीज दूसरे के ऊपर है और दोनों अस्थिर है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑन। जब आप देखो यहाँ द कैट जंप्ड ऑन द टेबल, एक चीज अस्थिर है और दूसरा मूवमेंट में है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑन टू। और जब दोनों मूवमेंट में आ गया, अब देखो द कैट जंप्ड अपॉन द रैट, ऐसा तो नहीं है कि बिल्ली जब चूहे पे छलांग मारे तो चूहा चुपचाप बैठा हो कि हाँ आ जाओ मेरे पे जंप कर लो। तो जब दोनों मूवमेंट में है तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको अपॉन का यूज करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपॉन का भी मीनिंग वही हो गया, पर हम लोग समझ गए। जब दोनों ऑब्जेक्ट मूवमेंट में रहेगा तब अपॉन यूज करना है, एक मूवमेंट में रहेगा तब ऑन टू यूज करना है, और कोई मूवमेंट में नहीं रहेगा तो ऑन यूज करना है। एग्जांपल देख लीजिए, द कैट इज ऑन द टेबल, दोनों अस्थिर है। द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, कैट मूवमेंट में है लेकिन टेबल अस्थिर है। और द कैट जंप्ड अपॉन द रैट, मतलब दोनों ने मूवमेंट किया, दोनों मूवमेंट में और एक दूसरे के ऊपर जंप करता है, तो ये हो गया आपका अपॉन। क्लियर है? चलो अब इसे मैं इरेज करूँ। ठीक है, अब हमारे पास बच गया, देखो फिर ओवर और क्या है? एबव। तो आपने सुना का ओवर ब्रिज, सुना है ना? ओवर ब्रिज मतलब जब एक चीज दूसरे के ऊपर हो और दोनों टच में नहीं हो। अब देखो ऑन में क्या था, या ऑन अपॉन ऑन टू समय क्या है? एक दूसरे के टच में था, मतलब कनेक्शन में था, एक दूसरे से टच में था। ठीक है, तो ये सब अब जब टच में नहीं रहे, इसमें भी क्या कि एक के ऊपर दूसरा है। जैसे द कैट इज ऑन द टेबल, टेबल नीचे, टेबल के ऊपर में कैट है ना? तो क्या हो गया कि, और यहाँ भी हम लोग जो यूज करेंगे वही के ऊपर के सेंस में ही आएगा, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ ये तीनों, इस तीनों को जब इस्तेमाल करते हैं तो टच में होता है दोनों ऑब्जेक्ट, और जब टच में नहीं हो तो क्या करते हैं हम लोग? यूज ओवर या एबव का। द ओवर मतलब एक दूसरे के ऊपर है। देखो जैसे ऐसे एग्जांपल कर सकते हैं, द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर माई हाउस। द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर माई हाउस, मेरे घर के ऊपर, यानी कि मेरे घर से थोड़ा ऊपर। समझ गए? अब थोड़ा ऊपर की अगर बात रहे तो हम लोग क्या यूज करते हैं? ओवर का यूज करते हैं, और कनेक्शन में दोनों एक दूसरे से टच में नहीं हो। और जब बहुत ऊपर होगा ना, तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लास्ट में पढ़ा होगा अप एबव द वर्ल्ड सो आई। ठीक है, अप एबव द वर्ल्ड सो आई, एबव बहुत ऊपर जब हो गया तो हम लोग क्या यूज करते हैं? एबव का। ठीक है, थोड़ा ऊपर हो तो ओवर, और बहुत ऊपर हो तो एबव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अंडर या बीनीथ, मतलब अंडर मतलब किस, नीचे। ठीक है, जैसे अंडर ए ट्री, अंडर ए शैडो, इसी को आप अंडर ए ट्री या बीनीथ ए ट्री भी कह सकते हैं, के नीचे। अब के नीचे मतलब ये नहीं कि उसके नीचे दब गया। ठीक है, जैसे ये टेबल है, टेबल अगर हो, ठीक है, एक टेबल सिंपली ये टेबल एक बन गया, तो इस टेबल के नीचे अगर है तो अंडर कह सकते हैं, बीनीथ कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि यहाँ पे एक बिल्ली बेचारी बैठी हुई थी और इसके ऊपर में टेबल गिर गया तो अंडर नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये तो सिंपली आ जाता, टेबल कनेक्शन में जैसे ही आ गया तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, द टेबल इज ऑन द कैट। क्लियर है? तो अंडर और बीनीथ का मीनिंग हो गया के नीचे के सेंस में यूज करेंगे। तो चलिए, तो ये रहा हमारा आज का प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। और भी कुछ इसमें, अच्छा एक चीज और बता दूं, अभी देखो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में एक इन और एक और होता है एट। इस दोनों को भी जानो, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? इन और एट में भी कुछ डिफरेंस है। ये भी प्लेस को बताने के लिए, लेकिन जब आप छोटे प्लेस को बताते हैं देन यू हैव टू यूज एट, और जब बड़े प्लेस को आप बताते हैं तो आपको यूज करना होता है इन। ठीक है, जब छोटे प्लेस को आप बता रहे हैं तो होता है एट, और बड़े प्लेस को बताते हैं तो इन। जैसे हम लोग लिख सकते हैं आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ, एक बड़ा सा प्लेस है। ठीक है,
और अगर आप अपने कॉलोनी की बात कर रहे हैं या अपने शहर की बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई लिव एट, आपका जो भी कॉलोनी है, आई लिव एट VIP कॉलोनी। ठीक है, तो जब छोटा प्लेस को बताना हो तो हम लोग एट का यूज करेंगे, बड़े प्लेस को बताना हो तो इन का यूज करेंगे। आई लिव इन इंडिया, आई लिव एट। ठीक है, क्लियर है। अब एक ही सेंटेंस में जैसे मान लो कि अभी हम लोग लिख, जरा इसे इरेज करो, देखो लाइक अगर ऐसा आ जाएगा आई लिव, शहर का नाम आ गया दिल्ली। ठीक है, तो आई लिव इन दिल्ली और एट दिल्ली। यहाँ आप अपने लिबर्टी, अब आप इन भी सही होगा एट भी सही होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर आप आई लिव इन दिल्ली कह दे, इन दिल्ली एट कनॉट प्लेस। ठीक है, अब ये एक प्लेस हो गया दिल्ली का जिसे हम लोग कनॉट प्लेस कहते हैं। तो देखो अब इस दोनों को अगर हम कंपेयर करें, कनॉट प्लेस तो एक छोटा सा जगह है दिल्ली में, तो इस सेंस में दिल्ली बड़ा हो गया, तो इन दिल्ली हो जाएगा और एट द कनॉट प्लेस हो गया। लेकिन यही अगर हम ऐसा लिख दें आई लिव यहाँ पे दिल्ली और यहाँ फिर इंडिया, तो अब क्या हो गया, यही दिल्ली जो है इंडिया से छोटा हो गया, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। क्लियर है, समझ गए। तो छोटे प्लेस के लिए हमें यूज करना चाहिए एट और बड़े प्लेस के लिए इन, और जो ऑलरेडी छोटा है वहाँ तो कंडीशन बनेगा ही नहीं, जो ऑलरेडी बड़ा हो तो बड़ा ही रहेगा। क्लियर है। सो दो काइंड हम लोगों ने पढ़ लिया और बाकी जो काइंड्स हमारे पास बच गए हैं उसको हम लोग पढ़ लेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो दूसरा काइंड बचा हुआ है देखिए और क्या क्या बचा हुआ है। तो हमारे पास बचा हुआ रहा कि हम लोगों ने इसमें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम तो पढ़ लिया, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी पढ़ लिया, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट और मूवमेंट, जो मूवमेंट का भी कुछ कुछ हम लोगों ने इनटू ऑनटू पढ़ ही लिया है, बाकी जो है उसको पढ़ेंगे और ये दोनों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और कंप्लीट नॉलेज और एग्जाम्पल के साथ इंग्लिश सीखने के लिए ईजीएस्ट वे में हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।